मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं और परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, ये समझते हैं। देखो, जब क्या होता है, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु से जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर, ये दर्पण है, दर्पण पर आपतित होती हैं इस पर, तो क्या हो जाती है? परावर्तित होकर कहीं प्रतिबिंब बन जाता है, या इससे अपवर्तित होकर पीछे डॉट डॉट करके हम बढ़ाते हैं तो कहीं प्रतिबिंब बनता जाके। ये पहला बिंदु और ये क्या है? दूसरा बिंदु। ठीक, यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बन गया जाके, या यहाँ कहीं बना किसी दूसरे बिंदु पर बनता है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो कैसे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या वस्तु भी बोल सकते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो लिखेंगे परिभाषा, तो ये परिभाषा लिखी इसकी। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु वस्तु है कोई, उससे प्रकाश की किरणें चल रही, कैसी भी वस्तु हो सकती है, जरूरी नहीं बिंदु वस्तु हो। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हुई, ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? देखो इसी से समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। देखो वही परिभाषा लिखें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर, बस इतना यहां पर चेंज करेंगे, दूसरे बिंदु पर, ये मिलती हुई प्रतीत लिखा है यहां तक, दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। क्या लिखेंगे? दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। फिर देखो एक बार देख लेते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर क्या होती है? वास्तव में, वास्तविक है तो वास्तव में मिलती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा होगी। आभासी की देखो क्या लिखेंगे? आभासी में केवल क्या हो जाएगा, यहां मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल ये लिखेंगे, इतना ये लिखेंगे हम, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये देखो कैसे वही लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर
प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। केवल 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 इसकी फोटो खींची जा सकती है, फोटो खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, जा सकती है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जो जैसे ये मार्कर लिए क्या है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहा है। हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, दर्पण में तो हमारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है दिखाई देता है दर्पण के भीतर, वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी हम क्या कर सकते हैं, केवल फोटो खींच सकते हैं। तो ये था वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। अब देखते हैं इसके बाद में गोलीय दर्पण। हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, ये क्या होता है, एक कांच का गोलीय दर्पण को देखो समझने, इसको गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम दर्पण को जान लेते हैं। इसको ये दर्पण लिखा, क्या होता है दर्पण, देखो अलग से समझते हैं। दर्पण, ये दर्पण को हम कहते हैं मिरर, मिरर। और दर्पण क्या होता है, दर्पण के दो भाग होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दर्पण को समझ लेते हैं। ये क्या होता है, कांच का काटा हुआ भाग होता है, यह कांच का टुकड़ा होता है, बोल सकते हैं। एक कांच का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे, यह कांच का एक भाग होता है, यह एक कांच का टुकड़ा होता है, बोल सकते हैं कुछ भी। एक कांच का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या करते, एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, दर्पण कहलाता है। ये दर्पण की परिभाषा बन जाएगी। ठीक, इसके बाद में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण जो हम पढ़ेंगे अभी। ये देखो हेडिंग डली है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, यह एक समतल कांच का भाग होता है। कैसा होता है, समतल, समतल है कांच, समतल कांच का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरी सतह परावर्तक होती है, परावर्तक होती है। इस पर क्या किया जाता है, चांदी का लेप, चांदी की पॉलिश या पॉलिश बोल सकते हैं, या केवल कह सकते हैं पॉलिश सतह। तो समतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, यह एक समतल कांच का भाग होता है जिसके एक सतह पर चांदी की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण को देखो, यहां तक ये समझ लिया। अब गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। यहां तक देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो समझते हैं गोलीय दर्पण को। तो ये लिखा गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण की परिभाषा कहां से लिखते हैं, जैसे ये एक हमने गोला लिया, ये बना है, कैसा है ये गोला, कांच का खोखला गोला होता है। कैसा है ये कांच का खोखला गोला है, खोखला गोला है, ये खोखला गोला है। ठीक, इसी के एक भाग पर क्या करते हैं, इसके एक भाग पर हम क्या कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, या कलई कर देते हैं, या चांदी की पॉलिश कर देते हैं। ये हमने इसके एक भाग पर ये पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दी तो दूसरी सतह क्या हो जाती है इसकी, ये पॉलिश सतह हो गई, पॉलिश सतह,
ये हो जाती है, ये वाली हो जाती है परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ या सतह, तल भी बोल सकते हैं, परावर्तक तल, सतह, ये परावर्तक तल हो गया। और ये क्या हो जाता है, एम एन दर्पण का ये नाम देते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, इस गोले को बीच से काटते हैं तो इसका ये क्या होता है, ये इसका गोले का केंद्र होता है सी, और ये हमें मिल जाता है ये क्या, दर्पण का द्वारक। इसी से देखो हम परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, गोली दर्पण यह कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। ये खोखले गोले का काट दिया जाता है, इतना दर्पण हमें प्राप्त होता है। तो यह कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर, जिसकी एक हो सकता है बाहर की है, हमने पॉलिश की है, अंदर भी कर सकते हो, बाहर वाले को परावर्तक सतह बना सकते हो। तो लिखेंगे यह कांच का खोखला गोला, यह कांच का काटा हुआ एक खोखला, यह कांच के खोखले गोले का काटा हुआ एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश तथा दूसरी सतह परावर्तक होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये गोलीय दर्पण की परिभाषा होती है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक हमारा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको हम इंग्लिश में उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये देखो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हमें याद रखना है कौन उत्तल दर्पण और कौन अवतल दर्पण है। याद रखने के लिए क्या करते हैं, ये एक गोला बनाया और एक और ये बनाया, इसको अब क्या करते हैं, इसको हम डॉट डॉट कर लेते हैं। ये अब इसकी एक सतह पर क्या कर देते हैं, ये हमने एक सतह पर इसके पॉलिश कर दी, ये पॉलिश की, इसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश कर, ये पॉलिश कर दी एक सतह पर। अब इसके बाद में इस गोले को का हम एक व्यास खींचते हैं, ये हमने देखो ये व्यास नुमा खींच दिया, ये इस गोले का क्या होगा, ये केंद्र है सी, और ये क्या होगा, दर्पण के परावर्तक, जो परावर्तक तल होता है ये वाला, उस तरफ क्या होता है, ध्रुव होता है ये पी, इसका परावर्तक तल क्या होगा, इधर इस तरफ होगा, इसका ध्रुव पी है, इसका भी परावर्तक तल क्या इस तरफ है, लेकिन लिख दिया इस तरफ, ये पी यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं पी, ये परावर्तक तल, ये ध्रुव होता है, इसका ये केंद्र होगा। अब देखो कौन इसमें उत्तल है कौन अवतल है, कैसे याद रखते हैं, देखो इसमें कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव, कॉनकेव कैव मतलब होता है गुफा, गुफा जैसा जो मिले जिसमें किरणें घुसे, तो वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। देखो ये होगा अवतल, इसमें देख रहे हो इस तरीके से ये गुफा सी बनी है, इस तरह पॉलिश की गई, यहाँ किरणें क्या होंगी, प्रकाश की किरणें आपतित होंगी। तो इसको याद रखने के लिए इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये तो ये उत्तल दर्पण बन गया है, और ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। इसको हम नाम दे देते हैं एम एन, ये इसका क्या है, द्वारक है दर्पण का, ये। और ये क्या होती है, ये रेखा जो जाती है ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये भी इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये इसका क्या हो जाता है, ये डॉट डॉट करके, ये इसका दर्पण का द्वारक, इसका दर्पण का द्वारक, ये डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, ये दर्पण का द्वारक हो जाता है। अब देखो उत्तल और अवतल, इनकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की लिखेंगे, वह दर्पण, ये दर्पण है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है,
ये देखो ये दबा हुआ भाग है इसका, ये क्या है, परावर्तक है, परावर्तक। और ये पॉलिश सतह है, ये पॉलिश सतह है, ठीक। इसके ये पॉलिश क्या है, इसके और इस भाग में पॉलिश है, और ये वाला क्या है, ये वाला भाग क्या है, परावर्तक है। तो देखो परिभाषा लिखेंगे वह दर्पण, यहाँ दर्पण से उठाएंगे, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये परिभाषा हो जाएगी। उत्तल की देखो कैसे लिखेंगे वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये देखो परिभाषा हमने गोली दर्पण की लिखी, समझ ली, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। ये इसके चित्र है। अब चित्र में हम देख रहे हैं कुछ, ये सी क्या है, सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको वक्रता केंद्र। पी क्या होता है, ये होता है पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव ये होता है। और ये क्या होती है, ये रेखा ये जो गई है वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, ये होती है मुख्य अक्ष, या इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एम एन ये दिखा रही है, ये दर्पण का द्वारक होता है, जहां से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, दर्पण पर प्रवेश करती हैं। ये दर्पण का द्वारक क्या है, एम एन, ये होगा। और दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है इस तरफ का, इसका परावर्तक तल क्या है, ये है, ये जिसपे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, तो इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, इसको हम कहते हैं किसी गोले का वह केंद्र जिसका एक भाग क्या होता है, दर्पण होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है। इसके बाद में और भी इससे संबंधित परिभाषाएं होती हैं, वो समझेंगे। देखो ये सी से लेके पी तक की दूरी जो होती है, सी से पी तक की ये होती है रेडियस, यानी त्रिज्या होती है गोले की। इसको यहाँ हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये हो जाती है हमारी वक्रता त्रिज्या। ये इस तरफ क्या हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगी, ये आर, ये वक्रता त्रिज्या। और इस पी और सी के मध्य बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का फोकस। इसका भी मध्य बिंदु क्या होगा, दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, ये मुख्य फोकस। इसको देखो परिभाषित कर सकते हैं वक्रता त्रिज्या को, किसी गोले परिभाषा कर सकते हैं, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को, ध्रुव के बीच मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में क्या, दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ये ध्रुव है और ये इसका क्या है, ये फोकस है, ये सॉरी ध्रुव, ये ध्रुव है और ये इसका फोकस। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी परिभाषाएं ये बनती है। देखो इनको हम लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। देखो ये हमने परिभाषा लिख ली, गोलीय दर्पण की लिखी है। खोखले गोली कांच का काटा हुआ वह है भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण बना, ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, ये देखो दबा हुआ भाग है, दबे हुए भाग पर पॉलिश की गई, तो लिखा दबे हुए भाग में पॉलिश तथा उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। ये देखो लिखा परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल वाले में लिखा है वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश, ये उभरा हुआ भाग है देखो पॉलिश, तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद में दर्पण से गोली दर्पण के संबंध में, ये गोली दर्पण है, गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो कुछ परिभाषाएं क्या है, नंबर एक दर्पण का ध्रुव, ये पी है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये दर्पण का परावर्तक तल है इस तरफ का, कि मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में दूसरी लिखी है, ये क्या है, सी है। सी क्या होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र की परिभाषा देखो, दर्पण का वक्रता केंद्र, गोले का वह केंद्र, ये गोला है, गोले का वह केंद्र जिसका एक भाग दर्पण होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा। अब इसके बाद में देखो इनकी परिभाषा हो गई। अब लिख लेते हैं दर्पण के फोकस की, लिख लेते हैं, ये फोकस है, ये लिख लेते हैं दर्पण का क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इनकी परिभाषाएं देखो।
तो देखो ये इसके बाद में लिखते हैं हम किसकी, ये दर्पण के द्वारक की, ये द्वारक क्या है, एम एन है। तो हेडिंग डालते हैं तीसरी इसी की, दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के लंबाई को, ये दर्पण है और दर्पण के परावर्तक तल की लंबाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे हमने चित्र में एमएन से दर्शाया है। ये दर्शाया। अब इसके बाद में दर्पण के फोकस को देखते हैं, ये हेडिंग अगली, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। देखो दर्पण का फोकस क्या होता है, लिखते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। ये देखो परिभाषा है, तो दर्पण के फोकस की परिभाषा हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या होती है परिभाषा, लिखते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखो मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई, ठीक है, दर्पण के द्वारक की हो गई। अब हम देख लेते हैं किसकी, लिख लेते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो देखो वक्रता केंद्र लिखिए वक्रता त्रिज्या की। तो देखो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखेंगे, अगला नंबर, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बनती है, ये गोला है, गोला है, तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, वक्रता क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कैसे लिखेंगे, लेकिन गोले की वह त्रिज्या, ऐसे बोल सकते हैं, गोले की वह त्रिज्या जिसका एक भाग दर्पण होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं गोले के वक्रता केंद्र सी, गोले के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी तक की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं परिभाषा। देखो अगला पॉइंट हो जाएगा छठवां, लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो ये थी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। अब देख लेते हैं किसकी परिभाषा, इसकी फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस या फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा। तो लिखेंगे यहाँ पर ये देखो दर्पण की फोकस दूरी हो गई। अब इसके बाद में इसकी कुछ और परिभाषाएं होती हैं, जैसे फोकस तल है दर्पण का फोकस तल हो गया, और परिभाषाएं फोकस तल की हो गई, संयुग्मी फोकस की हो गई, संयुग्मी बिंदु की हो गई। उन परिभाषाओं को देखते हैं। तो फोकस तल या इसे हम फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। जब किरणें क्या होती हैं, जैसे ये एक हमने उत्तल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण, इस पर क्या होती है, ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव है। जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं, ये देखो ये मुख्य अक्ष के क्या होते हो रही, समांतर किरणें हो रही, तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ये देखो ये परावर्तित हो गई। इस तरीके से इनको पीछे की ओर जब हम बढ़ाते हैं, ये देखो परावर्तित हो गई। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये पीछे की ओर इस तरीके से, और इसको भी ये परावर्तित हो जाएगी, ये भी परावर्तित हो जाएगी। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये सब परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन जब उत्तल वाले में बनाएंगे, देखो इसमें बनाएंगे, सॉरी अवतल वाले में बनाएंगे, ये अवतल है, ये अवतल में ये ध्रुव है, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आपतित होंगी,
इस तरीके से ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये देखो मिल रही है, जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, ये बिंदु इसका क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। परिभाषा फोकस बिंदु की भी लिख सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल भी कहते हैं। तो किस तरीके लिखेंगे, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या होती हैं, फोकस होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को फोकस बिंदु या फोकस तल कहते हैं। देखो लिख लेते हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे। ये होगी। इसके बाद में देखो एक परिभाषा होती है, लिखते हैं संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस। संयुग्मी बिंदु या इसी को हम लिख सकते हैं संयुग्मी फोकस। देखो ये परिभाषा क्या होती है संयुग्मी, यदि एक बिंदु पर, ये जैसे एक बिंदु है और एक ये बिंदु, इस पर अगर हम कोई वस्तु रखें, जैसे यहाँ पर हमने कोई दर्पण, ये दर्पण बना दिया है, ठीक है, एक बिंदु पे वस्तु रखी हमने तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। ऐसे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इसको देखो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ये परिभाषा देखो हो गई, ऐसे दो बिंदु जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी बिंदु या फोकस कहलाते हैं। ये हो गई। ये केवल क्या होता है, संयुग्मी बिंदु केवल अवतल दर्पण के लिए ही संभव, उत्तल दर्पण में नहीं। उत्तल दर्पण में क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उत्तल में आभासी बनेगा, वास्तविक किसमें केवल बनता है, केवल बनता है अवतल में। तो ये संयुग्मी बिंदु केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या हमारी होती है कैपिटल आर तथा फोकस दूरी क्या होती है स्मॉल एफ में संबंध। देखो क्या हो जाएगा इनमें संबंध, इसमें संबंध क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। भाषा में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ हो, वक्रता त्रिज्या क्या हो, आर हो, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर लिखेंगे हम r/2। कैंची गुणा कराएंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। इसका हम प्रयोग डेरिवेशन करेंगे, जब दर्पण का सूत्र निकालेंगे तो वहां पर r की जगह 2f लिखेंगे।